नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस ऑडियो डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे पुलवामा हमले की। यह वो घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले ने भारत की सुरक्षा नीति, कूटनीति और सैन्य रणनीति पर गहरा प्रभाव डाला। यह तारीख थी 14 फरवरी 2019। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। इस काफिले में कई बसें थी। इन बसों में देश के अलग अलग हिस्सों से आए जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे। दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास एक विस्फोटकों से भरी कार ने काफिले की एक बस को टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली। हमलावर की पहचान आदिल अहमद दार के रूप में हुई। जांच एजेंसियों के अनुसार उसे स्थानीय स्तर पर भर्ती किया गया था और उसे सीमा पार से समर्थन मिला था। हमले के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर फैल गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर श्रद्धांजलि दी। संसद में भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई। सरकार ने कहा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपी गई। जांच में विस्फोटकों की प्रकृति, हमले की योजना और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और साजिश के नेटवर्क का खुलासा किया। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। कई देशों ने इस हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में हवाई कार्रवाई की। सरकार के अनुसार ये कार्रवाई आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाकर की गई थी। इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया गया। 27 फरवरी को दोनों देशों के बीच हवाई गतिविधियां बढ़ गईं। सीमा के आसपास तनाव का माहौल बन गया। दोनों देशों की सेनाएं सतर्क हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील की। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि बालाकोट में की गई कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी और इसका उद्देश्य किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये कार्रवाई एक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। सरकार ने कहा कि यह आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था। पुलवामा हमले के बाद देश के अंदर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सुरक्षा बलों को अधिक अधिकार दिए गए। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई। इस हमले ने खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। विशेषज्ञों ने चर्चा की कि इतने बड़े हमले की साजिश कैसे रची गई और उसे पहले क्यों नहीं रोका जा सका। सरकार ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समन्वय और तकनीकी संसाधनों को बेहतर बनाया जाएगा। जांच में यह भी सामने आया कि हमले में उच्च स्तर के विस्फोटक का उपयोग किया गया था। इस बात की जांच की गई कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और किस प्रकार तैयार की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विस्तृत चार्जशीट दाखिल की और कई आरोपियों के नाम सामने आए। पुलवामा हमला केवल एक दिन की घटना नहीं था। इसके प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए गए। देश के युवाओं में सेना के प्रति सम्मान और भी बढ़ा। शहीद जवानों के परिवारों के लिए सहायता अभियान चलाए गए। कई राज्यों की सरकारों ने आर्थिक सहायता की घोषणा की। इस घटना ने भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित किया। आतंकवाद के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया गया। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया तेज हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने उसे वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल किया। सरकार और विपक्ष के बीच इस विषय पर तीखी बहस हुई। संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई वक्तव्य दिए गए। कुछ नेताओं ने सरकार की रणनीति का समर्थन किया। कुछ ने सवाल उठाए कि खुफिया तंत्र को और मजबूत क्यों नहीं किया गया था। मीडिया में भी लगातार चर्चा होती रही। टीवी डिबेट, लेख और विश्लेषण के माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए। सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती। यह लड़ाई खुफिया जानकारी, तकनीक और सामाजिक जागरूकता के स्तर पर भी लड़ी जाती है। पुलवामा हमले ने देश के युवाओं पर भी गहरा प्रभाव डाला। कई युवाओं ने सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने की इच्छा जताई। शहीद जवानों के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। पूरे देश ने एक स्वर में उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमले के बाद सरकार ने आतंकी वित्त पोषण पर भी सख्ती बढ़ाई। संदिग्ध संगठनों और व्यक्तियों की संपत्तियों की जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय स्तर पर काम कर रहे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की। कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए। इस घटना ने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया का प्रभाव कितना व्यापक है। अफवाहें और भ्रामक जानकारी तेजी से फैल सकती है।
सरकार ने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तरह की अपुष्ट खबर को आगे न बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाया। कई देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के समझौते मजबूत किए गए। वैश्विक मंचों पर आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया गया। पुलवामा कांड के बाद देश में सुरक्षा से जुड़े ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। निगरानी प्रणाली, संचार नेटवर्क और विस्फोटक पहचान तकनीक को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण में भी बदलाव किए गए। आधुनिक खतरों को ध्यान में रखते हुए नई रणनीतियां तैयार की गई। जवानों को विस्फोटक पहचानने, संदिग्ध गतिविधियों को समझने और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। काफिलों की आवाजाही की प्रक्रिया में भी सुधार किए गए। एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को सड़क मार्ग से ले जाने के नियमों की समीक्षा की गई। खुफिया सूचनाओं के आधार पर मार्ग और समय तय करने की व्यवस्था को मजबूत किया गया। तकनीकी निगरानी उपकरणों का उपयोग बढ़ाया गया। संचार प्रणाली को और सुरक्षित बनाया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे की जानकारी तुरंत संबंधित इकाइयों तक पहुंच सके। ड्रोन और निगरानी कैमरों के उपयोग पर भी जोर दिया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। इन सभी कदमों का उद्देश्य स्पष्ट था, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और सुरक्षा तंत्र को अधिक सक्षम बनाना। पुलवामा के बाद यह समझ और गहरी हुई कि बदलते समय के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी लगातार अपडेट करना जरूरी है। साथ ही खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल को और मजबूत किया गया। पहले अलग अलग एजेंसियों के पास जो सूचनाएं अलग अलग स्तर पर रहती थी, उन्हें साझा करने की प्रक्रिया को तेज किया गया। संयुक्त बैठकों और समन्वय तंत्र को नियमित बनाया गया ताकि किसी भी खतरे का आकलन समय रहते किया जा सके। सीमा पार से होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तकनीकी संसाधनों को बढ़ाया गया। उपग्रह निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और डेटा विश्लेषण के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने की क्षमता को बेहतर किया गया। सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरण और संरक्षित वाहन उपलब्ध कराए गए। पुलवामा के बाद देश में आतंकी वित्त पोषण पर भी सख्ती की गई। संदिग्ध लेन देन की निगरानी बढ़ाई गई। कई संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों की जांच की गई। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनों का उपयोग और सख्ती से किया गया। इन कदमों का उद्देश्य केवल तत्काल प्रतिक्रिया देना नहीं था, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में किसी भी साजिश को प्रारंभिक स्तर पर ही पकड़ा जा सके और बड़े नुकसान से बचा जा सके। इन सभी प्रयासों के साथ साथ समाज में जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया। लोगों से अपील की गई कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। स्थानीय स्तर पर पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद बढ़ाया गया ताकि विश्वास और सहयोग का माहौल बनाया जा सके। शिक्षा, संस्थानों और सार्वजनिक मंचों पर भी यह संदेश दिया गया कि कट्टरपंथ और हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवाओं को सकारात्मक दिशा देने पर जोर दिया गया। रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया ताकि भटकाव की संभावनाएं कम हो। पुलवामा के बाद मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा हुई। जिम्मेदार रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया क्योंकि संवेदनशील समय में गलत सूचना माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना सकती है। इसलिए तथ्य आधारित और संयमित जानकारी देने की आवश्यकता महसूस की गई। यह पूरा घटनाक्रम केवल एक सुरक्षा प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं था। यह एक व्यापक प्रक्रिया थी जिसमें सैन्य, प्रशासनिक, कूटनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई बदलाव शामिल थे। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही था, देश को सुरक्षित और मजबूत बनाना। समय बीतने के साथ साथ पुलवामा कांड देश की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गया, लेकिन उसकी सीख आज भी प्रासंगिक है। सुरक्षा तंत्र को लगातार सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि खतरे का स्वरूप बदलता रहता है। पुलवामा के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सीमा पार की गतिविधियां देश के भीतर असर डाल सकती है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को समग्र दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। मजबूत खुफिया नेटवर्क, कूटनीतिक संबंध और आंतरिक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी होती है। इस घटना ने आम नागरिकों को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि देश की सुरक्षा में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। जिम्मेदार नागरिक व्यवहार, सामाजिक सद्भाव और कानून का सम्मान भी राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव को मजबूत करते हैं। पुलवामा के शहीदों के नाम आज भी स्मारकों और कार्यक्रमों में याद किए जाते हैं। उनके परिवारों का सम्मान किया जाता है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुका है। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल समाचार नहीं रहती, वे एक युग की पहचान बन जाती है। पुलवामा कांड भी ऐसी ही एक घटना है जिसने देश को दुख दिया,
लेकिन साथ ही एकता, केएफ और संकल्प की भावना को भी मजबूत किया। केएफ पुलवामा कांड के बाद देश ने यह भी महसूस किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब नागरिक जागरूक रहते हैं, जब समाज एकजुट रहता है, तब सुरक्षा तंत्र को भी मजबूती मिलती है। इस घटना ने भारत की केएफ रणनीतिक सोच को और स्पष्ट किया। जरूरत पड़ने पर सटीक और सीमित कार्रवाई की नीति को सामने रखा गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को प्राथमिकता दी गई। कई देशों के साथ सुरक्षा संवाद और समझौते मजबूत किए गए। पुलवामा ने यह भी दिखाया कि भावनात्मक क्षणों में केएफ धैर्य कितना जरूरी होता है। आक्रोश स्वाभाविक था, लेकिन निर्णय रणनीति और दूरदृष्टि के साथ लिए गए। यह संतुलन किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज भी जब 14 फरवरी आती है तो देश उन शहीदों को नमन करता है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। उनकी वीरता और केएफ बलिदान हमें यह याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह डॉक्यूमेंट्री उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि है। साथ ही यह एक प्रयास है उस घटना को समझने का जिसने पूरे देश को प्रभावित किया। इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है ताकि केएफ भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। इसी विचार के साथ हम इस प्रस्तुति को विराम देते हैं। मैं हूं सनी श्रीवास्तव। आप सुन रहे थे एक विशेष प्रस्तुति। धन्यवाद।